आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस, दो बातें, क्या कांग्रेस हरियाणा चुनाव के बाद कोर्स करेक्शन करने में उतना सफल नहीं हो पाए जितना सफल भारतीय जनता पार्टी हो पाई? और दूसरा, जिस मुद्दे पर कांग्रेस को या फिर कहें कि एमबीओ को ज़्यादा वोट मिलता, लोग ज़्यादा उनको लाइक करते, उस मुद्दे से कांग्रेस या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली एमबीए भटकती दिख रही है? आनंद मिश्रा जी। लक्ष्मण जी, एक तो मामला ओवर कॉन्फिडेंस का है कि लोकसभा चुनाव में जैसे रिजल्ट आए हैं उस महाराष्ट्र में, उस हिसाब से उनको काफी समय से बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिख रहा था बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में। और दूसरा है कि जो महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है ना, वो एक तरह से लेगेसी वार भी है। चाहे वो शरद पवार जी की जो एक पार्टी पे ग्रिप रही है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे, तो ये उनके लिए भी एक रेफरेंडम होगा कि क्या पार्टी बिल्कुल उनके हाथ से निकल चुकी है, क्या पार्टी अजित पवार के हाथों में चली गई है। और उधर बाला साहब ठाकरे की जो एक लेगेसी रही है, उस पर भी ये चुनाव है। तो महाराष्ट्र में सीटें तो कांग्रेस, एनसीपी और वो शिवसेना यूबीटी में करीब 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 बराबर बटी हैं। लेकिन जो चुनाव का दारोमदार है, जो जिम्मेदारी है ये महाविकास अघाड़ी की, वो ज्यादा शरद पवार और उद्धव ठाकरे के कंधों पे दिख रही है। कांग्रेस में एक कारण और भी हुआ है कि कांग्रेस के बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो है चुनाव के पहले भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, चले गए हैं। और कांग्रेस शायद यहाँ पे हरियाणा की तरह जो है आगे नहीं दिख रही, क्योंकि हरियाणा उनके पास विकल्प नहीं था, वही मेन पार्टी थी, उनको ही लड़ना था। अभी हर्षवर्धन जी ने झारखंड की बात की, झारखंड में भी करीब करीब हम कहें कि वो पिगी राइट कर रहे हैं जेएमएम को। तो अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। पहले कांग्रेस एनसीपी की अलायंस बीजेपी शिवसेना के बीच में टक्कर होती रही है, तो एक तरीके से वो हिंदी बेल्ट की स्टेट की तरह बिल्कुल कमजोर कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं है महाराष्ट्र में। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि शायद जो है जैसे कि बिहार, झारखंड और कई जगहों पे कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज को हैंड ओवर कर दिया है। जो अपोजिशन फाइट का ड्राइवर सीट है, वो शायद महाराष्ट्र में भी इस चुनाव में ऐसा दिखने को आ रहा है कि जो दो रीजनल पार्टीज हैं, एनसीपी और शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे, ड्राइविंग सीट में वो है इस बार महाअघाड़ी की। महायुति में वो बात उल्टी हो रही है। महायुति में भाजपा जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ रही है चुनाव, और उसके सारे बड़े नेता वहाँ कैंपेन कर रहे हैं। तो महायुति के हिसाब में खेमे में चुनाव भाजपा ही आगे बढ़ के लड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस और भाजपा के तो बीच का इसके जहाँ पे पीछे मसला क्या, है, तो इस रणनीति के पीछे मैं इस पे आऊंगा आगे। आशुतोष जी, जो बात अभी कह रहे थे आनंद मिश्रा जी कि फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे कांग्रेस नहीं है और रीजनल पार्टी को फ्रंट सीट पे दे दिया है, ड्राइविंग सीट पे दे दिया है, अगर ये सही है तो इस रणनीति के पीछे वजह? देखिए लक्ष्मण जी, ये जो पूरी की पूरी बातचीत है, अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में हर पॉलिटिकल पंडित ने यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे कमजोर कड़ी है। और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 13 सीटें जीतती है। और सब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी सबसे स्ट्रांग विकेट पे 28 सीटों पर चुनाव लड़ती है और सिर्फ 9 जीतती है। और शरद पवार के बारे में भी कहा जा रहा था कि शरद पवार भी जो कमजोर कड़ी साबित होंगे, 10 में से 8 सीटों निकाल लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी कोई पिगी बैकिंग कर रही, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के समय में एक चीज जरूर की है, वो ये है कि जो जिस तरीके से आलाकमान बहुत पावरफुल होता था, अब उन्होंने उस सेंट्रल को छोड़ के जो स्टेट लेवल पे जो ऑटोनॉमी है, चाहे वो कर्नाटक के अंदर उन्होंने सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को दिया, या फिर हिमाचल के अंदर उन्होंने लोकल लीडरशिप को इंपॉर्टेंस दी, यहां तक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने लोकल लीडरशिप को इंपॉर्टेंस दी है, तेलंगाना में भी उन्होंने लोकल लीडरशिप को इंपॉर्टेंस दी। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहना सबसे आसान काम होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? वो तो नाइजीरिया में कैंपेनिंग कर रहे हैं। पहली बार रैली कब उन्होंने की? 5 या 6 तारीख को उन्होंने रैली की। तो ये वो चुनाव है जिसमें नरेंद्र मोदी भी उस तरीके से फ्रंट पे आके बैटिंग नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी भी फ्रंट पर आते हुए बैटिंग करते हुए नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि अघाड़ी को यह लगता है कि उनके पास उद्धव ठाकरे, शरद पवार के रूप में 2 महाराष्ट्र मराठी अस्मिता के बड़े नेता हैं। अगर उनको आगे अगर हम करके चुनाव लड़ेंगे तो ये जो मेटा नैरेटिव बनाने की कोशिश हिंदुत्व के बहाने भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी काट वहां पे दिखाई पड़ती है। इसलिए, लेकिन अगर आप विदर्भ के इलाके में जाएंगे तो वहां पे कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, और खूब लड़ाई हो रही है इस वक्त वहां पे, जबरदस्त।
किस लड़ाई है। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ सज्जन कुमार सिंह और अमिताभ तिवारी भी पैनल में जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करें। लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं ले लूँ हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन, जो आशुतोष जो लॉजिक दे रहे हैं और बार बार लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला दे रहे हैं, आपको लगता है कि अब ये हवाला अभी भी प्रासंगिक है विधानसभा चुनाव में इतने महीने बाद? नहीं, मुझे लगता है कि वो एक बड़ी जीत थी राहुल गांधी की और उसकी चर्चा बार बार होनी चाहिए। लेकिन बस थोड़ा सा मैं मतलब उसको करेक्शन नहीं कहूंगा, सिर्फ याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी ने चुनाव की जो नोटिफिकेशन था उसके पहले से प्रचार शुरू किया महाराष्ट्र और झारखंड में। हरियाणा के समय से जो जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत लाउड मोदी का मोदी मोदी सिर्फ दिखता था, उसको उन्होंने रणनीतिक तौर पर पीछे किया। जो हरियाणा में किया वो प्रयोग सफल रहा। अभी उनसे ज्यादा रैलियां अमित शाह करते हैं, उनसे ज्यादा रैलियां योगी आदित्यनाथ करते हैं, उनसे ज्यादा रैलियां देवेंद्र फडणवीस करते हैं, उनसे ज्यादा रैलियां नितिन गडकरी करते हैं। इसी तरह से जब हम झारखंड देखते हैं तो वहां बाबूलाल मरांडी करते हैं, वहां जो स्थानीय नेता हैं चंपाई सोरेन जो बाहर से आए, जो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल था कि आदिवासी सीटों पर आपको चुनौती दें। और ऐसे में जबकि हेमंत सोरेन के ऊपर कोई ऐसा अभी तक कोई बहुत एंटी नहीं माहौल है, अगर बहुत गड़बड़ भी होगी तो दूसरी वजहों से होगी, भाजपा का प्लस होने का आधार दूसरा, तो वो रणनीति के तौर पर। लेकिन राहुल गांधी को अगर आप देखें तो वो जिस कैंपेन के लिए कोशिश करते हुए जो लोकसभा से शुरू किया था, हरियाणा में जो शुरू किया था, वो जलेबी की फैक्ट्री वगैरह अगर आपको याद हो, तो शायद वो पूरी तरह से ट्रैक उनका थोड़ा सा लहरा गया है, वो दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये एक थोड़ा करे। और विदर्भ की लड़ाई महाराष्ट्र का चुनाव इस बार तय करने जा रही है, क्योंकि वही वो जगह है। बिल्कुल, विदर्भ पे मैं हर्ष जी अलग से मैं आऊंगा इस पूरे शो में, विदर्भ पे अलग से चर्चा करने का मैंने प्लान कर रखा है, इस पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सज्जन कुमार, आपके पास आऊंगा। जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि जो आरक्षण का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, महाराष्ट्र आरक्षण का मुद्दा, जो एक जिस जोर शोर से उठा था, क्या वाकई जमीन पर अब ये मुद्दे दबते जा रहे हैं यहाँ पे, और एक हैं तो सेफ हैं जैसे मुद्दे हावी होते जा रहे हैं? ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र को अगर 6 अलग अलग आप क्षेत्र में देखें, विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, उत्तर महाराष्ट्र 3, पश्चिम 4, कोंकण ठाणे 5 और मुंबई 6, तो मराठा रिजर्वेशन का इशू जो है वो 99% आप माने केवल मराठवाड़ा में है। वो इस इशू से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं है, तो वो इशू है, लेकिन वो मराठवाड़ा तक केंद्रित है। बाकी जगह लोकसभा में जितने भी मुद्दे थे, और अभी हमने पिछले 1-1.25 महीने में, अभी मैं मुंबई में हूं, कंप्लीट किया है हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, बाकी कोई भी मुद्दा, संविधान की बात कोई नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात वाली बात ग्राउंड पे कोई नहीं कर रहा है, फार्मर एंगर, रूरल डिस्ट्रेस वाली बात नहीं है, और उस तरीके से कोई भी नैरेटिव नहीं है। दूसरी तरफ बटेंगे कटेंगे ये सब एक आध सीट पे हो सकता है, लेकिन ये इलेक्शन देखिए वो बहुत ही लोकल इलेक्शन हो गया है। इस इलेक्शन को तो जब हम विधानसभा का चुनाव कहते हैं तो वो थोड़ा मिसलीडिंग होता है। ये एक म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन जैसा इलेक्शन है जिसमें बिल्कुल स्थानीय कारण है। हाँ, इसमें एक चीज हमें जरूर दिख रही है कि पूरे महाराष्ट्र में एक इशू जिसका थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन वो लाडकी बहन योजना का महिलाओं में एक पॉजिटिव फैक्टर है। और ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि स्थानीय फैक्टर में महिलाओं में अब कितना परसेंट होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन महिलाओं का वोट महायुति को थोड़ा ज्यादा जरूर आएगा। तो ये एक फैक्टर है। तो लोकसभा के जो मुद्दे थे वो विधानसभा के मुद्दे नहीं है। सबसे पहली बात, जारंगे पाटिल और मराठा फैक्टर जो है वो नहीं है। यह स्थानीय चुनाव है, कैंडिडेट पे और इलेक्शन मैनेजमेंट पे स्थानीय लेवल पे हो गया, पार्टी पीछे छूट गई है, नैरेटिव पीछे छूट गई है, कोई सेंट्रल इसमें इशू नहीं है। और लोकसभा से अगर आप देखें तो 4 महीने में मैंने शायद ही कोई चुनाव देखा है कि 4 महीने में इतना ज्यादा कोई इलेक्शन बिल्कुल इशू के लेवल पे पलट जाए। तो उस लिहाज से देखिए ये एक म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन जैसा चुनाव है। दूसरी बात देखिए कि अभी सबसे बड़ी बात हो क्या रही है, महाविकास अघाड़ी को जो लीड मिली उसमें आप देखेंगे कि पुल फैक्टर अभी आज के उस समय नैरेटिव उनके पक्ष में था, पार्टी लाइन पे वोटिंग हो रही थी, बीजेपी के खिलाफ आपको एक एंगर दिख रहा था महाराष्ट्र में। अभी आके देखें तो कोई सेंट्रल नैरेटिव ही नहीं है। तो महाविकास अघाड़ी पिछली बार डिफॉल्ट बेनिफिशियरी थी, उसके उन्होंने कांग्रेस कोई बहुत खूब मेहनत करके, चूंकि विदर्भ में कांग्रेस डिफॉल्ट पार्टी है बीजेपी के अगेंस्ट में, वो बेनिफिशियरी रहे। एक इस बार अगर देखें तो शरद पवार को अगर आप छोड़ दें तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का जिस तरीके से महायुति के विरोध में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कमजोर दिख रहा है।
जबकि महायुति में आप देखेंगे कि बीजेपी का संगठन तो है ही है। याद रखिए कि आरएसएस की 100वीं मतलब स्थापना दिवस होने जा रही है। ऐसे में वो राज्य जहां से उनका उदय हुआ है, वहां पे वो बीजेपी के हार का मतलब ये होगा कि उनकी विचार वाली पार्टी हार गई। ऐसा वो 100वें अपने सेलिब्रेशन में नहीं देख सकते। इसलिए आरएसएस जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रही है इस चुनाव में बीजेपी के अलावे, वो मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फैक्टर लाएगा। ऐसी स्थिति में देखिए कि महिलाओं के लिए युति के पास एक लाडली बहन योजना का प्लैंक है। कुछ परसेंटेज ज्यादा मिले, ज्यादा मिले, लेकिन मिलेगा। उनके लिए कोई पॉजिटिव एग्जिस्टिंग जो नैरेटिव है वो अपोजिशन के पास नहीं है। पहले आपने विरोध किया, अब आप 3000 की बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड में महिलाएं जो है, जो चल रहा है उस पर ज्यादा भरोसा कर रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, महिलाओं के लाडली बहना योजना की बात आपने कही तो मुझे लगता है कि ये जो है खास तौर से झारखंड की याद मुझे याद है कि झारखंड के पहले चरण के मतदान हुए तो वहाँ पे महिलाओं ने किस तरह से बढ़ चढ़ कर वोटिंग की, ये सबने देखा। और इस तरह से महिलाएं यहाँ भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग करती है तो चुनाव नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। अमिताभ तिवारी जी, एक बात इन्होंने कहा बहुत सज्जन सिंह ने कि आरएसएस इस बार काफ़ी बढ़ चढ़ कर जमीन पर भूमिका निभा रहा है। हरियाणा चुनाव में कहा यह जा रहा था कि आरएसएस शायद बहुत एक्टिव नहीं था। अब महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस का बहुत ज़्यादा सक्रिय होना, क्या इस बात का आभास आपको हो रहा है और क्या नए समीकरण पैदा करेंगे? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव अगर आप 2024 का देखें तो जो सबसे ज्यादा लीड थी महाविकास अघाड़ी को, वो विदर्भ से थी। वहां पर 23 सीटों की लीड थी। 62 में से 42 सीटों पर महाविकास अघाड़ी आगे थी और 19 सीटों पर महायुति आगे थी। और वहीं पर आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है नागपुर, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक ये सेटबैक था। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो आरएसएस जरूर बूथ लेवल पे, सीट लेवल पे काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और जो भी डिफरेंसेस थे, मुझे लगता है आरएसएस लीडरशिप और बीजेपी की लीडरशिप में हरियाणा के बाद, और काफी वो स्मूथ हुआ है। अब इसका कितना असर हमको चुनाव में देखने को पड़ेगा, ये तो रिजल्ट्स आएंगे तभी पता चलेगा कि वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। कई जातियों को जोड़ने में, जैसे माहर समाज है, मतंग समाज है, जिसे दलित समाज का वोट सिग्निफिकेंटली महाविकास अघाड़ी को ज्यादा पड़ा था 2024 के चुनाव में। बहुत सारी जातियां आपकी आदिवासी समाज में है। आदिवासी समाज में भी महाविकास अघाड़ी आगे थी, लगभग 20% सपोर्ट उनको ज्यादा मिला था। तो इन दोनों जातियों में काफी ज्यादा, और ऑफ कोर्स रीजन्स में सीट बाय सीट आरएसएस काम कर रही है। अब इसका कितना असर होगा ये हमको देखने की बात है। ओवरऑल, क्योंकि कोई भी ओवर आर्चिंग थीम नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप जो है, वो ये चुनाव लोकल लेवल के लिए छोड़ तो सकती नहीं है कि भाई चलो टॉप लीडरशिप कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो सीट बाई सीट चुनाव है, हम लोग घर बैठ जाएं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों तरफ से, यहां से बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, और वहां से आपको कास्ट सेंसस पिच और रिजर्वेशन कैप जो है 50% लिफ्ट कर दिया जाएगा। ये एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है ताकि कोई तो सेंट्रल थीम हो जाए इस चुनाव का, क्योंकि लाडकी बहन को छोड़ करके और कोई सेंट्रल थीम है ही नहीं इस चुनाव में। और एक बात और है, जैसा आपने झारखंड का जिक्र किया, तो लाडकी बहन योजना और मैया सम्मान योजना, ऐसा नहीं है कि दोनों का असर आपको दोनों राज्यों में अलग दिखेगा। अगर हमें दिखेगा कि झारखंड में मैया सम्मान योजना की वजह से शायद टर्नआउट बढ़ा है, तो उसका फायदा आपको यहाँ भी दिखेगा महाराष्ट्र में। क्योंकि जब आप घूमते हैं क्षेत्रों में, सीटों पर, तो कोई भी ऐसी महिला आपको नहीं मिलेगी जो नाखुश है पैसे मिलने से। सब लोग खुश हैं। यह बात जरूर है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हमें पैसे मिले हैं। 3 नैरेटिव है इसमें। आज तक पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स ने लूट खसोट किया है। सिर्फ ये पहली सरकार है, और इसमें शिंदे की तारीफ होती है, ये पहली सरकार है जो हमारे बारे में सोच रही है और हमें 1500 रुपए पर मंथ दे रही है। एक दूसरा नैरेटिव है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक पॉकेट में पैसे डाल रही है और दूसरे पॉकेट से निकाल लेती है। और एक तीसरा नैरेटिव है जो ज्यादा बेनिफिशियरीज में तो नहीं है बट पढ़े लिखे महिलाओं में है, कि ये वोट खरीदने का एक तरीका है, और इससे जो है कर्ज बढ़ेगा महाराष्ट्र का, और फिस्कल इंडिसिप्लिन जो है वो लाता है ये स्कीम। और इसमें एक और बात है जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, जो हमें कर्नाटक में देखने को मिला था, कि पुरुष जो हैं, गरीब परिवारों के पुरुष जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस स्कीम से नाखुश हैं।
क्योंकि पैसे जो हैं वो महिलाओं के अकाउंट में जा रहे हैं, उनके अकाउंट में नहीं जा रहे हैं। ये भी एक नैरेटिव है, ये भी एक पुरुष बहुत इससे नाखुश है। ये बड़ी बात आपने कही कि गरीब परिवार के जो पुरुष है वो नाखुश है। आशुतोष, चूंकि बात चली है विदर्भ की और कहा यह जाता है कि महाराष्ट्र में सत्ता का रास्ता जो है विदर्भ से होकर के गुजरता है, लेकिन जो हमने विश्लेषण सुना सज्जन जी का, जो हमने विश्लेषण सुना अमिताभ तिवारी जी का, उससे ऐसा लगता है कि विदर्भ में कांग्रेस की जमीन खिसकती जा रही है। लेकिन दो फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि विदर्भ में जातिगत मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं और जातिगत मुद्दे उठाने में कांग्रेस या फिर कहें एमवीए ज़्यादा हावी रही है। दूसरा, विदर्भ में किसान के मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हावी होते हैं और किसानों में ख़ास तौर से आपको चाहे आप कॉटन के खेती की बात कर लें, सोयाबीन के बात कर लें, इन दोनों मुद्दों को लेकर थोड़ी बहुत नाराज़गी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कोर्स करेक्शन कर लिया है। तो क्या ये दो मुद्दों को नकारते हुए आरएसएस भाजपा का गठजोड़ इतना हावी हो जाएगा कि विदर्भ में कांग्रेस अपना पहला परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी? लक्ष्मण जी, आपके सवाल का जवाब देते हैं कि पहले मैं एक बात, छोटी सी बात में जो अमिताभ जी ने कि उसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, ये जो मनुष्य की सभ्यता है, ये 1945 के बाद पहली बार हुआ जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर हुई। तो अब पुरुष जो है वो दफ्तर में तो इनसिक्योर फील करता है, अब घर में भी इनसिक्योर फील करने लगा है। उसको लग रहा था कि उसकी सत्ता को चुनौती मिल रही है, महिलाएं जो आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा पैसा लेके आ रही। और आप हैरान होंगे कि ट्रंप की जीत का एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि जो ब्लैक पुरुष थे और जो लैटिनो पुरुष थे, उनको लगा यार महिलाएं सबसे ज्यादा आगे बढ़ती जा रही, हमारी नौकरी सब चली जाए। खैर, तो एक अलग तरीके की डिबेट है। देखिए, जो विदर्भ का सवाल है उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो नागपुर में आरएसएस है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नागपुर में होने के बावजूद भी नागपुर कोई भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कभी नहीं रहा है। इनफैक्ट 2014 में पहली बार अगर आप देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, नाम में देखिए मेरे दिमाग से स्लिप कर गया इस वक्त, वो पहली बार जीते और दूसरी बार भी जीते और तीसरी बार भी चुनाव जीते हैं। लेकिन उनके पहले से बनवारी लाल जी, नितिन गडकरी, हाँ नितिन गडकरी, माफ करके दिमाग से उतर गया मेरे। लेकिन उसके पहले जो बनवारी लाल पुरोहित अकेले थे जो नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते थे। तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, आरएसएस का गढ़ नागपुर नहीं है और आरएसएस का गढ़ महाराष्ट्र भी नहीं है। अन्यथा जो आरएसएस ने गुजरात में जिस तरीके से अपनी पैठ बनाई, जिस तरीके उत्तर प्रदेश से बनाई, मध्य प्रदेश से बनाई, वो पैठ वो महाराष्ट्र में कभी नहीं बना पाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई। तो ये एक मिथ है कि आरएसएस का कार्यकर्ता निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं, कम से कम महाराष्ट्र के संदर्भ में और विदर्भ के संदर्भ में। दूसरी बात, ये जो फार्मर डिस्ट्रेस है, जो किसानी का जो संकट है, ये बहुत बड़ा संकट है। और ये दुख की बात है कि ना तो कांग्रेस पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी, किसी भी सरकार ने वहां की किसानी का समस्या का हल नहीं खोजा है। अभी भी अगर आप डेटा निकाल लेंगे तो 3000 से ज्यादा किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने आत्महत्या की और यह आंकड़ा हर साल आता है और इसका कोई समाधान नहीं। आज की तारीख में सोयाबीन की जो एमएसपी रेट है 4892 रुपए है, लेकिन वहां किसान अपनी सोयाबीन कितने में बेच रहे हैं? 3600 पे, 3700 पे, 3800 पे बेच रहे हैं। उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी नहीं निकल के सामने आ पा रही है। कॉटन का सवाल है। तो ये सारे मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि विदर्भ में, इस बारे में मैं हर्षवर्धन जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं, थोड़ी बहुत अमिताभ जी की राय से भी सहमत हूं कि विदर्भ ही तय करेगा दरअसल कि वहां पे किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। और हैरान मत होइएगा अगर देवेंद्र फडणवीस को अगर इस बार दिक्कत हो रही है विदर्भ के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वेस्टर्न नागपुर में, और नितिन गडकरी को भी मेहनत करनी पड़ी है, तो यूं ही नहीं है। इसका मतलब यह कि नाराजगी वहां पे है। अब बीजेपी अगर मैनेज कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि फैक्ट यही है कि 56 लाख हेक्टेयर तो वहाँ पे सिर्फ सोयाबीन की खेती होती है, 44 से 45 लाख हेक्टेयर वहाँ पे कपास की खेती होती है। उस पूरे महाराष्ट्र रीजन की बात मैं कर रहा हूँ। और सोयाबीन की किसानों के बीच में जो नाराज़गी दिखी तो सरकार ने यहाँ पे प्रोक्योरमेंट की शर्तें आसान कर दी, प्याज का एक्सपोर्ट खोल दिया, प्याज के बहुत बड़े किसान वहाँ पर होते हैं। तो इन सब का असर विदर्भ पर दिखेगा। एक दूसरा क्षेत्र है वह है मराठवाड़ा। मराठवाड़ा में क्या चल रहा है हर्षवर्धन जी? चूँकि ये माना जा रहा था कि चौहान साहब को बीजेपी में लाने के बाद फ़ायदा होगा, लेकिन कई जानकार ये कह रहे हैं कि उतना फायदा हो नहीं रहा। देशमुख बंधु वहां बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, एक लाइन जरा मैं विदर्भ पर बोल दूं, चूंकि नागपुर सीट, ये बिल्कुल ठीक बात है कि नितिन गडकरी से पहले से पुरोहित जी 96 में जीते थे, नहीं तो वो सीट जीतती नहीं थी। जब विधानसभा के लिहाज से बात करें तो भाजपा के पास
6 में से 4 सीटें थी, लेकिन 24 के लोकसभा में 5 सीटें आ गई। ये एक ध्यान रखने की बात है कि और जगह भले हो रहा हो, लेकिन नागपुर में 6 में से 5 सीटों पर वो लीड कर गई। नागपुर पश्चिम थी, वहां भी वो लीड की। तो ये एक बात जरूरी है समझना। और चूंकि नाना पटोले वहीं से हैं, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस वहीं से, तो लड़ाई। जहां तक अशोक चौहान की बात है, अशोक चौहान को जो भारतीय जनता पार्टी सोच कर ले आई, लोकसभा में वो बिल्कुल असफल रहा। ये थोड़ा समझना जरूरी। अजीत पवार असफल रहे, अशोक चौहान असफल रहे। इसीलिए आप अगर देखें तो यही वो सारे लोग हैं जो बार बार कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे नहीं चलेगा। कौन कह रहा है? अजीत पवार कह रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं फिर से गड़बड़ न हो जाए। शरद पवार ने जिस तरह की घेरेबंदी की, यहां नांदेड़ लोकसभा का संयोग से उपचुनाव भी हो गया। अभी 24 में अशोक चौहान पिटे हैं, वहां भाजपा को सीट नहीं जीता पाए। भाजपा ने उनको पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राज्यसभा में भेज दिया। अब उनकी बेटी की भी प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है, वो विधानसभा में लड़ रही उनकी पारंपरिक सीट से, और उपचुनाव भी हो रहा है। तो ये दोनों सीटें, एक बात जरूर मैं कहूंगा, मराठा आरक्षण का मुद्दा वो ठीक ऐसे ही है कि जैसे गन्ना जो कहते हैं ना कि कई बार डालने के बाद जब रस पूरा निकाल लीजिए तो कुछ बचता नहीं है, तो वैसे ही वो ठूंठ हो चुका है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। और मनोज जरांगे पाटिल ने दरअसल मजाक बना दिया, शरद पवार के इशारे पर बनाया। लेकिन मजाक, जब आप किसी कॉज को लेकर चलते हैं तो आपको पॉलिटिकल डिसीजन से बचना चाहिए, या आप खुद पार्टी बन जाए। यानी मनोज जरांगे पाटिल खुद लड़ते, खुद एक कॉन्स्टिट्यूंसी तय करते कि 5 सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें लड़ेंगे, तो वो एकदम माइनस होगा। और फिर जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम नेताओं के साथ एक गठजोड़ करने की कोशिश की, उसने उनको ज्यादा एक्सपोज किया है मराठा लीडरशिप में। मुझे लगता है कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर स्थिति बनी है, जो उनको नुकसान करता अब वो नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल। यहाँ पे आनंद मिश्रा जी, आपको मैं जोड़ना चाहूँगा, चूँकि अब मामला यहाँ पे विदर्भ का हो गया, मराठवाड़ा का हो गया। एक रीजन जिस पर सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी रहती है वो है आपको कोंकण मुंबई का, जहाँ पे बीजेपी, शिवसेना और एकनाथ शिंदे की पार्टी वो कहा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा हावी है। आपका क्या लगता है, इस रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट है, वहाँ पे कांग्रेस की रणनीति कितनी कामयाब होती दिख रही है आपको? चूँकि मुख्य मुकाबला बीजेपी, हाँ जी, आई थिंक 75 सीटें शायद कोंकण क्षेत्र में है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र वो हो जाता है मुंबई कोंकण का। मुझे ये लग रहा है कि जैसे हम जो बात कर रहे हैं ना कि इस इलेक्शन में कोई सेंट्रल नैरेटिव नहीं है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि 2022 में जो एक चुनी हुई सरकार गिराई गई, वो उसके बाद का ये पहला ही मुख्यमंत्री चुनाव है। तो कहीं न कहीं वो मुद्दा वापस आ रहा है। 2024 के चुनाव को हम थोड़ा अलग देखें। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है, उसमें मोदी सेंट्रल पे थे बीजेपी के। उसके बाद भी बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी महाराष्ट्र में नहीं रही, जितनी बुरी लोगों ने एक्सपेक्ट की थी। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं बता रहे थे, उतनी बुरी भी नहीं हुई। लेकिन 2024 का चुनाव जहाँ केंद्रीय चुनाव है, वहाँ महाराष्ट्र का चुनाव इस बार स्टेट का चुनाव है। तो मुख्यमंत्री का मुद्दा जो है कहीं न कहीं आगे आएगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि लड़की बहन योजना का फ़ायदा जो है महायुति को मिलेगा। जैसे कि मध्य प्रदेश में हमने देखा लाडली बहना योजना का फ़ायदा शिवराज सिंह चौहान को मिला। शिवराज सिंह चौहान की जीत में सबसे बड़ा भाजपा की जीत में शिवराज सिंह चौहान, खैर उन्हीं के लीडरशिप में उसमें चुनाव था, अच्छा एक तरीके से था। तो सबसे बड़ा मुद्दा वो रहा, भाजपा की जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ उसको काउंटर करने में वो कामयाब रही। झारखंड में मैया सम्मान योजना भी उस तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ में जो 2024 के चुनाव में जो दिखा कि 50 सीटों में भाजपा ही आगे विधानसभा क्षेत्रों में, उससे बेहतर परफॉर्मेंस जेएमएम का इस बार के चुनाव में झारखंड में होगा। तो ये लड़की बहन योजना का फायदा मिलेगा महायुति को। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि 2022 में जो कुछ हुआ, जो राजनीतिक वहाँ पे खेल हुआ, जो जिस तरीके से पार्टियां टूटी, तो इस बार का चुनाव जो है इन पार्टियों की फाइनल पोजीशन को तय करेगा कि क्या शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं, क्या शिवसेना, क्या बाल ठाकरे जी जो लेगेसी जो रही है, जो शिवसेना काडर्स पे जो प्रभाव रहा है, उस परिवार का जो प्रभाव रहा है, क्या वो एक थिंग ऑफ पास्ट है? क्योंकि मुझे लगता है कि 22 का जो बिल्कुल इस पे हम लोग आनंद जी चर्चा करेंगे शो के बाद। हम लोग इसी पे चर्चा करें कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट लेके चलने वाले शरद पवार हैं। अगर शरद पवार ज़्यादा मजबूती से उभर कर सामने आते हैं, एमवीए की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है, तो शरद पवार
क्या बेहतर रोल में रहेंगे। उनकी बेटी को लेकर कई सारे अटकलें चल रही हैं और साथ ही साथ ये भी हम चर्चा करेंगे जहाँ पे शिवसेना के दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ पे पवार के दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ से क्या संकेत मिल रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।